और अगर इसके साथ साथ अच्छा रिवीजन मतलब और प्रैक्टिस चाहिए हो या कॉन्सेप्ट चाहिए हो तो मेरा गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट मालूम है सबको, यूट्यूब पर चैनल है गुरुवर कुटीर इंस्टीट्यूट, उस पर सीबीएसई बोर्ड्स का भी पूरा स्टफ मैं डाल रहा हूँ। 2022-23 का भी स्टफ डाला हुआ है पूरा क्रैश कोर्स के नाम से। 2023-24 का भी स्टफ डाला हुआ है, यूपी बोर्ड का भी डाला हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का भी डाला हुआ है क्रैश कोर्स, और प्लस इस साल का भी 24-25 का भी सीबीएसई बोर्ड का डेली डल रहा है और अब तुम्हारा भी डलेगा। तो इन सब से भी आप सुन सकते हो और उसे रिवीजन कर सकते हो। मतलब इसके अलावा भी आपको फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ, वैसे तो मैक्सिमम मैं कवर करूंगा। और एक और काम किया करना कि साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड की भी वीडियो देख लिया करना अगर टाइम बच रहा है तो उसमें क्या होगा ना, सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस देखोगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में केवल मेन चीजें मैं लेके आऊंगा तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मिल जाएंगी। वैसे मैं यहाँ पर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा खबर है ना, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा और समझ के रखना चाहते हो, उस टॉपिक को डेप्थ में लेके जाना चाहते हो तो सेम डे, अब आपको मैं सीबीएसई के बैच में तो अलाउ नहीं करता हूँ तो टेंशन क्यों ले रहे हो, उसी बैच की तो वीडियो डालता हूँ, वहां से देख लो। अब उसका भी रिवीजन भी 3-4 दिन हुए शुरू हुए, फंडामेंटली चल रहा है तो वहां से पूरा बिल्कुल 2 वीडियोस गई, अभी एक अपलोड हो गई, एक आज अपलोड हो जाएगी है ना। तो पार्ट 2 वाली पहले अपलोड होगी, पार्ट 1 वाली आज अपलोड होगी। तो आपका अब तक जितना भी रिवीजन में मैंने कराया फंडामेंटल में सारी बेसिक बातें मैंने बताई है, तो वो सब ध्यान रखते चलेंगे। ठीक है, चलिए हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको वैसे फंडामेंटल भी बोलते हैं, सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है कि हमारा जो फंडामेंटल होता है, देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई कि सबसे पहले होता है, सबसे पहले होती थी, आपने 11th में पढ़ा होगा, एक होते थे एकांकी व्यापार, सोल ट्रेडर। एकांकी व्यापार में क्या होता था, एकांकी व्यापार के अंदर ओनर जो होता था वो सिंगल ओनर होता था, सिंगल ओनर होता था, उसके अंदर उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी लिमिटेड होती थी, प्रॉफिट को अकेला एंजॉय करता था, लॉस पूरा की पूरा अकेला वो वहन करता था, सहन करता था, बियर करता था। अपने हेल्प के लिए कर्मचारी रख सकता था पर पार्टनर वो या अपने साथ और लोगों को ओनर नहीं बना सकता था। तो उसके कुछ मेरिट्स भी थी और कुछ उसकी डिमेरिट्स भी थी। तो उसके बाद हमारे उसकी डिमेरिट्स को ध्यान में रख करके हमारे इंडिया में बिजनेस के सेकंड फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, जिसमें बेसिक सबको पता है 2 या 2 से मिनिमम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो सब लोग मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं, उनमें से किसी एक के द्वारा बिजनेस चलाया जाता है और वो लोग अपनी एक डीड बनाते हैं, साझेदारी संलेख जिसे कहते हैं, जिसमें उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहती हैं। और अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आप लोग पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बनाए गए हैं। तो आपको कुछ प्रोविजंस समझने हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अगर आपकी पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख आपने नहीं बनाया है तो उसके अभाव में आपके कुछ नियम लागू होंगे। सबसे पहले जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा, चाहे किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई हो या किसी पार्टनर ने कैपिटल नहीं लगाई हो, किसी पार्टनर ने ज्यादा लगाई हो कैपिटल या किसी पार्टनर ने कैपिटल कम लगाई हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। इसके अलावा दूसरा, कोई भी पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज नहीं देगी। इसके अलावा तीसरा, कोई भी पार्टनर से फर्म आहरण पर ब्याज नहीं ले पाएगी। अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। किसी भी पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स बिजनेस में किए हैं तो उसके बदले फर्म उसको या वो फर्म से किसी भी प्रकार का कोई भी पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन, जैसे कि सैलरी पार्टनर को दी जाने वाली या कमीशन, ये चीज वो नहीं ले पाएगा या फर्म उसको नहीं देगी। ठीक है, इसके अलावा और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है जरूरत पड़ने पर तो उस लोन पर फर्म उसको ईयरली, वार्षिक
6% के हिसाब से ब्याज देगी। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो फर्म उससे किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट नहीं लेगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आती है इसके अंदर कि अगर जरूरत पड़ती है तो फर्म किसी पार्टनर से उसकी पर्सनल असेट्स लेती है तो फर्म उसको रेंट देगी, और चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म देगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें, और भी बहुत सारे हैं रूल्स तो, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक रिव्यू दिया है। रूल्स तो बहुत है, अगर आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस करोगे तो उसका प्रॉफिट आपको फर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर कॉम्पिटिटिव चोरी छुपे आप कोई फर्म जैसा बिजनेस कर रहे हो और आपको उसमें लॉस हो रहा है तो आप उसको फर्म में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, हर पार्टनर को फर्म्स के खाते देखने का राइट है, तो वो तो थ्योरी की क्लासेस में डिस्कस होता ही है। और अभी एक रिवीजन थ्योरी का भी ऑनलाइन दूंगा मैं, वो ऑफलाइन नहीं मिलेगा ना, वो ऑनलाइन आपको मिला करेगा थ्योरी का प्रीवियस रिवीजन। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा अबाउट पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके एब्सेंस में लागू होने वाले प्रोविजंस। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब समझ लिया, सारी बातें समझ ली। अब बात करते हैं कि ये लोग अपनी पार्टनरशिप फर्म जो होती है, ये लोग अपनी अकाउंटिंग कैसे करती है, इनकी लेखांकन प्रक्रिया क्या है। नॉर्मल केसेस में जब किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल केस नहीं है, लाइक किसी पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा, किसी की डेथ नहीं हो रही, किसी की रिटायरमेंट नहीं हो रही, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, कोई भी स्पेशल कंडीशन नहीं है, तो उस नॉर्मल कंडीशन में जनरली फंडामेंटल्स क्या है अकाउंटिंग करने के, नॉर्मली क्या रूल्स हैं फर्म के अकाउंटिंग करने के। तो भाई इसकी अकाउंटिंग सेम टू सेम वैसे ही होती है जैसे सोल ट्रेडर की होती है, जो आपने 11th में की है। लाइक वो अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें वो लोग ट्रेडिंग बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। इसमें भी ये लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फर्म जिसे कहते हैं ना, सभी साझेदार को मिला दो तो फर्म कहलाती है। तो फर्म अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अकाउंट और बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं दूसरा नाम नहीं होता, ये नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके बाद ये फर्म बनाती है बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले फर्म एक चीज और बना लेती है, जिसे बोलते हैं प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता, हर पार्टनर का इंडिविजुअली पार्टनरशिप मतलब इंडिविजुअली कैपिटल अकाउंट पार्टनर का। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनते हैं जैसे सिखाए गए हैं, एक दो चीजें और है वो अब हम समझते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं रूल्स रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक अलग तरीके से रिवीजन मिलेगा इस बार आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, वैसे ही बनता है जैसे बनता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे सोल ट्रेडर बनाता था वैसे ही बनता है, लेकिन उससे अलग कुछ जो यूनिक बातें हैं वो मैं यहां बता दे रहा हूं। सबसे पहले एक वर्ड आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जिसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? लाभों पर प्रभार। लाभों का प्रभार, लाभों पर प्रभार, हाँ। लाभों पर प्रभार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? देखो बेटा ऐसा होता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, पर फर्म को वो एक्सपेंसेस देने ही देने हैं, प्रोवाइड करने ही करने हैं। तो ऐसे खर्चे जिसमें फर्म के पास नेट प्रॉफिट ना हो तो भी फर्म को वो की बात करें, हाँ शुरू कर दिया। लाभों पर प्रभार, तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो, पर फर्म को वो खर्चे करने ही करने पड़ते हैं। तो उन खर्चों में कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं? मुख्यतः 2 से 3 प्रकार के खर्चे होते हैं। वो सबसे पहला वो एक्सपेंसेस है, उसका नाम होता है बेटा रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर। ऐसा होता है कि अगर किसी पार्टनर ने जरूरत पड़ने पर फर्म को, किसी पार्टनर ने जरूरत पड़ने पर फर्म को अपनी कोई पर्सनल असेट्स
यूज करने के लिए दिए तो फर्म उसको ईयरली या मंथली उसको इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो वो जो रेंट दिया जाएगा फर्म के द्वारा वो बिजनेस जो वो फर्म के लिए क्या कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, एक्सपेंसेस की दो एंट्रियां होती हैं, एक एक्सपेंसेस को चार्ज करने की और दूसरा उसको क्लोज करने की, एक एक्सपेंसेस करने की और दूसरा उसको क्लोज करने की। तो देखिए जब आप किसी पार्टनर को रेंट देते हैं तो उसकी एंट्री होती है, पार्टनर को आप रेंट दे रहे हैं तो रेंट अकाउंट जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर आप कैश में दे रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, कैश या चेक से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन अगर आपने अभी दिया नहीं है, देंगे, तो यहां पे आ जाएगा टू रेंट पेबल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है आपकी। आगे बात समझ में, ये हो गई रेंट होने की। फिर इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसकी क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज करते हैं। तो इसकी जो सेकंड एंट्री होगी वो होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट। ये रूल्स सब याद कर लेना, घर जाके आज ही रिवीजन कर लेना जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे अगर आपको रूल्स ही नहीं बताऊंगे। इसीलिए पहले पूरे चैप्टर के रूल्स एक जगह समझा रहा हूं, एक दो दिन, फिर आपको न्यूमेरिकल पे लेके जाऊंगा, जिससे कि आप डिस्टर्ब ना हो। आज का काम आज ही घर जाके करना, बेवकूफों की तरह कि हम कर लेंगे, वीडियो पड़ी हुई है तो तुम्हें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। समझ गई? आज ही जाके इसको रिवीजन करना, नोट्स बनाना, जिसने अब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाए हो वो कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बना लेना। रिकॉर्डिंग मिली रही है आपको, रात तक आ जाएगी रिकॉर्डिंग। तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, आगे बात समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये हो गई हमारी पहली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एंट्री। दूसरी होती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको 6% ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट देगी, या फिर अगर आपकी कोई पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट लिखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग देगी। तो फिर वहां पर आप समझो कि उसकी एंट्री क्या होगी, जब फर्म उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी तो इसको भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। आपको एक बात पता है, एक गलती बिल्कुल भी मत करना, इस इंटरेस्ट को उसके कैपिटल में ट्रांसफर मत कर देना। इस इंटरेस्ट को जिस पार्टनर ने हमें लोन दिया है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, टू लोन बाय पार्टनर या पार्टनर्स लोन। ठीक है, टू पार्टनर्स लोन। आ रही है ना बात समझ में? और अगर बाई चांस आपने पे किया है इंटरेस्ट तो यहां आ जाएगा टू कैश पे। अगर सेम टू सेम पे कर रहे हो या बाद में पे कर रहे हो तो फिर ये काम करो, यहां से हटा सकते हो। बाद में पे कर रहे हो तो फिर आप उसकी एंट्री कर दोगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश में। समझ में आ रही है ना बात? ये हो गई आपकी इंटरेस्ट पे करने की एंट्री। पे नहीं किया है तो पार्टनर्स लोन, या अभी पहले पार्टनर लोन में ट्रांसफर कर रहे हो, बाद में पे कर रहे हो तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और अगर साथ के साथ पे कर रहे हो तो यहां पर कैश बैंक। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ये मानेंगे कि आप उसको अभी पे नहीं कर रहे, तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप उसको लोन में ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। या क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी आपने लोन में ट्रांसफर कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद आपने उस पे उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, तो पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। फिर सेकंड एंट्री जब भी आप उसका पेमेंट कर रहे हो तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपकी लोन अकाउंट में जा चुकी। अब आप कुछ दिन बाद ही तो पेमेंट कर रहे हो तो फिर आप लोन को डिक्रीज करोगे क्योंकि आपने लोन को इंक्रीज किया था इंटरेस्ट से। समझ में आ गया ना? ये होता है मैक्सिमम इसका ट्रीटमेंट। और इधर जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या था, इसमें भी याद रखना कि रेंट में भी आपको डायरेक्टली पेड नहीं करना है। अगर रेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेड है या पेबल है तो विदाउट इंफॉर्मेशन पेबल मानना है, पेड नहीं मानना। ये सारी बातें मैं इसमें बता के जा रहा हूँ जो न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी आपको। अच्छा, इसको क्लोज करोगे, डेफिनेटली ये क्या चीज है,
ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है आपके लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका भी क्लोजर जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। मुस्कान समझ में आ रहा है? कोई भी चीज नहीं है साथ साथ पूछना, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है साहब, ये आपका सेकंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। ये फर्स्ट नंबर का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, ये आपका कॉन्सेप्ट था, ये फर्स्ट नंबर वाला था पूरा कॉन्सेप्ट, ये आपका इसका सेकंड नंबर वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिर एक और होता है थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट, वो होता है देखो भाई, थर्ड पॉइंट एक चीज और होती है थर्ड नंबर पे, उसको बोलते हैं मैनेजर कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन क्या होता है कि अगर कोई मतलब अगर कोई मैनेजर को हमें कमीशन देना है, मतलब अगर मैनेजर हमारी फर्म में है तो उसको हमें कमीशन देना पड़ रहा है किसी वजह से, उसने हमारी सेल्स वेल्स करवाई है तो उसको हमें कमीशन देना पड़ रहा है, तो ये कमीशन भी फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और इसकी एंट्री जो होती है सेम वही है जो रेंट वाली है। यानी कि आप यहाँ पर रेंट पेड, रेंट के साथ साथ आप यहीं पे टर्म यूज कर सकते हो मैनेजर कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म लग जाएगा, रेंट की जगह क्या लग जाएगा, मैनेजर कमीशन, और यहाँ पे क्या टर्म लग जाएगा, मैनेजर कमीशन टेबल। आगे बात समझ में, यहाँ पे भी टर्म लग जाएगा मैनेजर कमीशन। पेज में घुस गया, तो आपका ये फर्स्ट प्लस 3 दो रूल हो गए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे P&L क्या हुआ, ये जो रेंट पे किया ये मैनेजर कमीशन है और हमारे लिए फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसके अलावा फोर्थ नंबर पर देखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पीएनएल की चीजें डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप में। इसके अलावा पीएनएल में एक चीज और इफेक्ट करती है पीएनएल को, जो होती है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बाय फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है और आपकी डीड में लिखा हुआ है कि आप उससे इंटरेस्ट लीजिए, तो आप उससे जो भी इंटरेस्ट ले रहे हो उसकी जनरल एंट्री समझो। देखिए, जब भी कोई पार्टनर, सीधे बैठो, नमामि तिवारी फ्रॉम सेक्टर 8 नगला जीता की नियर नींद आ रही है को क्यों की स्टूडेंट। हाँ, तो अगर कोई भी, तो जो भी इंटरेस्ट आप उससे ले रहे हैं, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा कि हम उस पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट ही हमेशा डेबिट करेंगे। यानी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, कैश में नहीं लेते हम उससे, क्योंकि तुम तो हमारी पार्टनर हो, तुम्हारी कैपिटल काट देंगे, जो भी तुम चीजें ले जा रही हो उसकी वजह से तुम्हारी कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, क्योंकि हमारा फायदा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट को। समझ गए? अब इसको हम क्लोज करेंगे, क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि हर चीज की 2 एंट्री होती है, हर इनकम की भी 2 एंट्री, हर एक्सपेंसेस की भी 2 एंट्री है। अब इसका क्लोजर जब आप करोगे तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को बढ़ाएगा, इनकम है आपके लिए, नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू P&L। समझ में आ रही है ना सब बच्चों को बात? ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट हो गया जो P&L का कॉन्सेप्ट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कितने थे? 3 थे, लेकिन चौथा कॉन्सेप्ट है जो P&L का है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है 5th नंबर पर। अब आपको अपने P&L को क्लोज करना पड़ता है, और इस P&L को जब आप क्लोज करते हैं ना, तो 2 बातें होंगी देवी जी, या तो आपका प्रॉफिट आएगा या आपका लॉस आएगा। अगर आपका प्रॉफिट आता है तो आपको पार्टनर्स की कैपिटल में अगर आपका प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को आप लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और स्पेशल अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैं भी कपल ऑफ मिनट्स में समझाऊंगा। ठीक है, तो जो P&L अकाउंट का प्रॉफिट है वो कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है? आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल जब आप घटाएंगे, यानी कि आपकी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड को, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, नेट प्रॉफिट।
ठीक है, उसे हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे, उसे डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, वो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलता है, जिसे हम कपल ऑफ मिनट्स में भी समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पीएनएल अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट होगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा उसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट को, एक नंबर में एमसीक्यू आ सकता है, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो समझो। इन केस नेट प्रॉफिट, अगर आपको नेट प्रॉफिट हो रही है तो एंट्री हो जाएगी आपकी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है भाई लोगों। और अगर आपको बाई चांस लॉस हो गई, इन केस नेट लॉस, लॉस कब होती है, लॉस होती है आपको जब आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट एंड डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तो डेबिट एक्सीड कर रहा है क्रेडिट को, तो जो डिफरेंस आता है वो आपका नेट लॉस होता है। तो एक रूल होता है बच्चों, नेट लॉस को आप लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे एप्रोप्रिएशन में, बल्कि डायरेक्टली उन पार्टनर्स की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। जो हमारे पार्टनर्स है उनकी कैपिटल से उस प्रॉफिट को चार्ज कर लेंगे और वो उनके रेशियो में चार्ज करेंगे। आपको नेट लॉस उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूट कह लो या चार्ज कह लो। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। आप देख रहे होंगे मैंने यहां पर एक सिंगल एस लगाया था, मतलब एपिस्ट्रोफी, एस से पहले एपिस्ट्रोफी वो लगाया था साइन, और यहाँ पर एस के बाद लगाया, क्योंकि वहां पर एक इंडिविजुअल की बात हो रही थी। जब सभी लोगों की बात होती है तो एस पहले आता है, एपिस्ट्रोफी साइन बाद में आता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। घुस गई भेजे में बात। अब एक होता है स्पेशल केस, इसमें स्पेशल केस फॉर नेट लॉस। अगर आपको नेट लॉस है तो वैसे तो इस नेट लॉस को आप लोगों को कहां ट्रांसफर करना था, कैपिटल में, या कहां से चार्ज करना था, पार्टनर की कैपिटल या करंट से। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, मतलब आपको नेट लॉस आ रहा है, ये नेट लॉस आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ, तो साहब आप इस नेट लॉस को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट। आपको उस नेट लॉस को ट्रांसफर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो बाईपास करके दिखाना है, उसने बोला है आपसे जबरदस्ती, इसीलिए आपको करना पड़ रहा है। आपको सीधे जाना था, सीधे जाने का रास्ता था, आपके घर से कहीं जाना था आपकी मंजिल पे, रास्ता सीधे था, और आपकी मम्मी ने कहा रास्ते में कुत्ते मिलेंगे घूम के जाइए। तो ऐसे बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाने के लिए बोल रहा है नेट लॉस में, तो आप घूम के जा रहे हो, पहुंचेंगे मंजिल पे ही, इन द सेंस कि नेट लॉस जाएगा कैपिटल में ही, पर सीधे नहीं जाएगा, बाईपास होके जा रहा है। पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, फिर वहां से वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। आगे बात समझ में, मैक्सिमम 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 यही कॉन्सेप्ट है पीएनएल के इस चैप्टर में। ठीक है, अभी मैंने वाला केस बता दिया था, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, एक तरीके से और भी ये स्पेशल केस हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट ऑन, देखो मतलब आपको नेट लॉस दिया हुआ है, आपके पास नेट लॉस है क्वेश्चन में, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनना चाहिए, और ना वो कह रहा बनाओ, लेकिन वो पट्टा क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई है। आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो कह रहा है कि शो द नेसेसरी अकाउंट, मतलब आपको खुद सोचना है कि कौन सा अकाउंट बनेगा। तो उस कंडीशन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है ना, वो नेट लॉस को कम कर देती है, तो वो सब कमी जो है दिखानी है, वो कहां दिखानी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस वजह से आप घर जाके इस रिकॉर्डिंग को धीरे धीरे सुनना, जिनको अभी एक बार में नहीं समझ में आई है 10-5 बार सुनना, इसीलिए रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो जब आप उसको बार बार सुनोगे कॉन्सेप्ट को, तो समझ में आ जाएगा। तो नेट लॉस अगर आपके पास है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो आपको उस नेट लॉस को बिना किसी से पूछे, चाहे क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बोली हो चाहे नहीं बोली हो, आपको उस नेट लॉस को एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर करना है, क्योंकि अभी वो नेट लॉस डिक्रीज होना है आईओडी से। सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके बाद डिस्कस करेंगे। नहीं, इसी की बोल रहा हूँ मैं, अगर नेट लॉस दे रखा हो तो फिर क्या करेंगे, तो नेट लॉस दे रखा है तो यही करेंगे जो बताया ये, तो फिर नेट लॉस बढ़ेगा, सैलरी और अभी जब उनको एप्रोप्रिएशन का कांसेप्ट है यार, वी आर डिस्कसिंग ओनली पीएनएल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन के कांसेप्ट हैं। अब इसकी स्लाइड्स बनेगी भाई। हाँ,
क्लियर हो गया? ठीक है, चलो पॉज करो, अलर्ट हो जाओ। ओके गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरी बात को समझना है ताकि काम आए। बोलिए नहीं, लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग ऑल पार्टनर्स या अमंग पार्टनर्स। सभी साझेदारों में शुद्ध लाभ बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो होता है लाभ हानि नियोजन खाता। और इसमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, वो डिफरेंट हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग शीर्षकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है सैलरी पार्टनर्स को दी जाने वाली, एक होता है पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन। इसी को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का नियोजन। समझ में आ गया? पूछता है तो थ्योरी में आता है ये, लाभों के नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो जो शुद्ध लाभ को सभी साझेदारों में विभिन्न विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित करना लाभों का नियोजन कहलाता है। और इसके लिए जिस अकाउंट की मदद ली जाती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ये नेचर से नॉमिनल नेचर का होता है, नाम मात्र प्रगति का खाता होता है। एक नंबर में आता है एमसीक्यू में, पी&एल एप्रोप्रिएशन कौन से नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अच्छा, इसके अलावा अब एक चीज और होती है जिसको भी हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, वो होता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कभी कभी सभी साझेदार क्या चाहते हैं, भविष्य में किसी ज्ञात या अज्ञात हानि को पूरा करने के लिए रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस रिजर्व का क्रिएशन भी जिस अकाउंट में से होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही होगा। तो रिजर्व का क्रिएशन भी लाभों का नियोजन कहलाता है। लेकिन बस ये फर्क है, ऊपर के जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इसमें और रिजर्व में, इन दोनों में ये सभी लाभों के नियोजन है। पर रिजर्व में और बाकी नियोजनों में क्या फर्क है कि बाकी लाभों के जो नियोजन होते हैं वो पार्टनर्स के बीच में बंटते हैं। मतलब बाकी चीजों में जो लाभों का नियोजन हो रहा है, जो एप्रोप्रिएशन हो रहा है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बट रहा है। पर रिजर्व जो है वो लाभों का नियोजन तो है पर वो पार्टनर को मिल नहीं रहा, उसकी वजह से पार्टनरों की कैपिटल नहीं बढ़ रही, बल्कि वो अलग से पार्टनरों की कैपिटल में से एक तरीके से देखा जाए तो काट करके बनाया जा रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट में से कटता है ना, तो वो लाभों का नियोजन है। लेकिन वो बाकी की सब चीजें लाभों का नियोजन तो है पर उनसे पार्टनरों की कैपिटल बढ़ती है। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, और इसके बाद इस अकाउंट से एक चीज और होती है, इस अकाउंट में जो कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो उस प्रॉफिट को जो ट्रांसफर किया जाता है, उस प्रॉफिट का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? उस प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है लाभों का नियोजन करने में। यानी कि उस प्रॉफिट को आप लोग कहां पर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इतनी सारी चीजें इस अकाउंट में समाहित होती हैं। फिर इसके बाद इस अकाउंट की बैलेंसिंग की जाती है। और सबसे मजेदार बात जो बुक पेपर में पूछी जाती है कि विभाजन योग्य लाभ साझेदारी फर्म के नजरिए से, या दूसरे शब्दों में इसको इंग्लिश में बोले तो डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किस अकाउंट की मदद से निकलता है? तो हमेशा याद रखिएगा, विभाजन योग्य लाभ, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जितनी भी चीजें हैं, आप उसमें से डेबिट में जितनी भी चीजें उन्हें घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा इस अकाउंट का, जो बैलेंस होता है, वो विभाजन योग्य लाभ कहलाता है, जिसे आप सभी साझेदारों में उनके अनुपात में ट्रांसफर कर देते हैं। और लॉस आता है तो विभाजन योग्य हानि होती है। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब कुछ और शानदार बातें समझो इस अकाउंट की। अगर आपके पास लॉस है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, मैंने पीछे भी बताया था। समझ गए? इन केस ऑफ लॉस एप्रोप्रिएशन लाभों का नहीं होगा।
लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? एक और बात समझो, ठीक है। दूसरी चीज, अब दूसरा रूल क्या है बेटा कि अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है पर सफिशिएंट नहीं है, नेट प्रॉफिट है पर आपको जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है डिफरेंट डिफरेंट शीर्षक के थ्रू पार्टनर्स के बीच में, वो एप्रोप्रिएशंस ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग केवल वही तक एप्रोप्रिएशन कर पाओगे प्रॉफिट का जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। ये दूसरा रूल है, आप लोग अवेलेबल प्रॉफिट तक ही एप्रोप्रिएशन कर सकते हो। अब करोगे कैसे वो भी समझ लेंगे, करना कहां तक है वो समझ में आ गया। मान लीजिए आपको, सपोज ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर है, राम और श्याम, दोनों पार्टनरों को आपको 10-10 हजार रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है? 20,000। दोनों पार्टनरों को आपको 25-25 हजार रुपए की सैलरी देनी है, तो टोटल सैलरी होगी 50,000। टोटल एप्रोप्रिएशन कितना हो गया? 70,000। दोनों पार्टनरों को आपको 8-8 हजार रुपए का कमीशन देना है, तो 16,000 ही हो गया। 70 और 16 टोटल एप्रोप्रिएशन कितना हो गया? 86,000। लेकिन आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है 75,000 का, तो आप 86,000 नहीं दे पाओगे, 75,000 तक ही आप चीजें दे पाओगे। देंगे कैसे वो भी समझेंगे, ठीक है। अब आप देखो कैसे क्या करना है, समझो। सबसे पहले हमने बताया कि लाभ हानि नियोजन में हमारा जो लाभों का नियोजन होता है वो किन किन शीर्षकों से होता है। पहला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। दूसरा होता है पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन। तीसरा होता है रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो जनरल एंट्री होगी, सबसे पहले आप पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे, तो पहली एंट्री होगी प्रोवाइड करने की, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी प्रोवाइड करने की जो जनरल एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर ये भी एक्सपेंसेस है, क्योंकि एक्सपेंसेस ही आते हैं इसके अंदर भी, तो इस एक्सपेंसेस का करना पड़ेगा आपको क्लोजिंग। तो इसकी जो क्लोजिंग एंट्री होगी वो होगी, जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो सब पीएनएल एप्रोप्रिएशन से क्लोज होते हैं। तो ये एक एप्रोप्रिएशन है तो इसको क्लोज पीएनएल एप्रोप्रिएशन से करेंगे, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बुझ गई भेजे में बात? ये हो गया। इसके बाद ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट था। आई होप सो सबकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी और कमीशन। तो जब भी आप पार्टनर को सैलरी और कमीशन देंगे तो उसकी जनरल एंट्री पहले प्रोवाइड करने की होगी, पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि जो भी चीज आप पार्टनर को देंगे उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये एक एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, तो इसका आप क्लोजिंग करेंगे। तो जब आप इसकी क्लोजिंग करेंगे तो जो क्लोजिंग एंट्री होगी वो होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन है और एप्रोप्रिएशंस की क्लोजिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन। आगे बात समझ में? ये है, ये आपका पार्टनर सैलरी और कमीशन को प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद तीसरा आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। कैसे कैलकुलेट होगा वो क्वेश्चन में समझ लेंगे, एंट्री क्या होनी है वो बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। ट्रांसफर टू रिजर्व में होता है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री होती है इसकी, टू रिजर्व, क्योंकि ये पार्टनरों के रेफरेंस में नहीं है तो उनकी कैपिटल इसका कोई लेना देना नहीं इससे। समझ में आ गया? ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये तीन बातें हमारी हो गई। फिर अब आप करते हैं अपना क्लोजर।
इस अकाउंट को करते हैं बैलेंसिंग। तो जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। और डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कहलाएगा डिविजिबल लॉस। तो जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो इन केस डिविजिबल प्रॉफिट। अगर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में शिफ्ट कर दोगे। उसकी जनरल एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। आप एक चीज गौर से देखिए, मैंने इस बार पार्टनर्स पे एस के बाद एपोस्ट्रोफी साइन लगाया है क्योंकि ये सभी में बटना है प्रॉफिट, इसलिए ये छोटी छोटी बातें भी बहुत कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। और अगर आपका लॉस आता है इन केस डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस कब आएगा, अभी बताया था, जब डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी। तो जब आपका डिविजिबल लॉस आता है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ गए? ये होगा। अच्छा, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब जो हम दो तीन बेसिक बातें बता रहे थे वो क्या बता रहे थे, कुछ स्टार पॉइंट्स क्या बताए थे हमने कि अगर हमारे पास नेट लॉस है, अगर हमारे पास नेट लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। समझ में आ गया? दूसरा हमारा बुलेट पॉइंट स्टार पॉइंट क्या है कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो अप टू अवेलेबल प्रॉफिट तक एप्रोप्रिएशन होंगे, अप टू अवेलेबल प्रॉफिट तक एप्रोप्रिएशंस होंगे। समझ गए? और सबसे मजेदार बात, ये एप्रोप्रिएशंस होंगे कैसे? मन में पढ़ो भाई, ये एप्रोप्रिएशंस होंगे कैसे वो समझो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, 3 पार्टनर है A B C, अमित बंसल एक अमित नाम है, एक बंसल नाम है और एक कंपनी नाम है पार्टनर का। 3 पार्टनर है, नाम हो सकता है किसी का कंपनी, किसी के पापा मम्मी को कंपनी खोलने की इच्छा थी, उनकी कंपनी नहीं खुल पाई, उसका बच्चा खुल गया तो उन्होंने उसका नाम कंपनी रख दिया, हमारी कंपनी खुल गई, ठीक है ना। तो 3 पार्टनर है, एक का नाम अमित है, एक का नाम बंसल है और एक का नाम कंपनी है। तो ये पार्टनर है, तो फर्म क्या कर रही है, अमित को फर्म दे रही है कमीशन 50,000 रुपए का, मतलब अमित को कमीशन देना था 50,000 रुपए, बंसल को सैलरी देनी थी 40,000 रुपए, और कंपनी को, जो उनकी लड़की है, कंपनी को मतलब लड़की वाले पार्टनर है, जो फीमेल पार्टनर है, उसको आईओसी देनी थी 8,000 रुपए, या ऐसे समझो 30,000 रुपए, ठीक है। तो अभी आप क्या करने वाले हो समझो, एक पार्टनर अमित, एक पार्टनर बंसल और एक पार्टनर कंपनी। अगर आईओसी की बात करें, आईओसी इन तीनों में से केवल 2 को मिलनी थी, सपोज अमित को मिलनी थी 50,000 की, ऐसे समझ लो ना, बंसल को नहीं मिलनी थी आईओसी, कंपनी को मिलनी थी 30,000। क्वेश्चन में दिया होगा, वो तो हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं समझाने के लिए। ऐसे ही फिर बात करते हैं सैलरी की, सैलरी अमित को नहीं मिलनी थी पर बंसल को मिलनी थी 60,000 और कंपनी को नहीं मिलनी थी। तीसरा कमीशन, कमीशन तीनों को मिलना था 20,000 रुपए, 20,000 20,000। तो आप क्या करोगे पता है, आप टोटल करोगे, इसका एप्रोप्रिएशन कितना हो रहा है 70,000, इनको एप्रोप्रिएशन कितना करना है, इनके लिए 80,000, इनके लिए कितना करना है। अगर हम लोग इसका टोटल करें 70 और 80, 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख रुपए का हमारा टोटल प्रॉफिट, टोटल एप्रोप्रिएशन हमें करना है, पर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है ओनली 1 लाख। तो आप कैसे दोगे? एक रूल होता है, इंडिविजुअली हर पार्टनर का टोटल एप्रोप्रिएशन निकालेंगे, उनका रेशियो बनाएंगे, उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। घर जाके दोबारा सुन लेना, 1 नंबर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
हर पार्टनर का इंडिविजुअली टोटल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और उस रेशियो में, मतलब रेशियो ऑफ इंडिविजुअल टोटल एप्रोप्रिएशन ऑफ ईच पार्टनर, इस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट इनसफिशिएंट है जो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और तुम्हें एक बहुत सबसे अच्छी बात बताऊं, जर्नल एंट्री क्या होगी, मतलब पहले तो उसका रेशियो बनाओ, कितना होगा 70, 80 और 50, रेशियो बनेगा 7:8:5। ये 1 लाख रुपए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 7:8:5। और सबसे मजेदार बात बताऊं, जर्नल एंट्री क्या होगी, भाड़ चूल्हे में गई आईओसी, भाड़ चूल्हे में गई सैलरी, भाड़ चूल्हे में गई कमीशन, केवल एक ही एंट्री होगी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और प्रॉफिट कम है तो आप ये सब एंट्री नहीं करोगे, सिर्फ एक ही एंट्री होगी मैम, क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, खत्म कहानी। ये सब मतलब जो भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट बनेगा ना आपका, उससे। कितनी शानदार बात है ये, ठीक है ना। अब इसी के साथ एक चीज और देख लेते हैं, आपसे ज्यादातर पूछा जाता है कि लावानी नियोजन खाता बनाइए, तो भैया इन्हीं जनरल एंट्रियों से तो बनेगा, छापत है हमें कहा, देखो फटाक से बना लेंगे। ऐसा इसका फॉर्मूला दे दो, यहाँ लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी क्वेश्चन में डेट दी है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैंने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में आपको एक एंट्री बताई थी, नेट प्रॉफिट को आपने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया तो वो यहाँ से निकल आएगा बाई P&L अकाउंट, एंट्री घटा के फिर से देख लेना। और मैंने बोला था कि बाई चांस नेट लॉस को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ रहा होगा तो वो यहाँ आ जाएगा टू P&L अकाउंट, उस जनरल एंट्री से पोस्टिंग हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद आईओसी के क्लोजिंग, देखो सबसे मजेदार बात, केवल क्लोजिंग एंट्री जाएंगी एप्रोप्रिएशन में, प्रोवाइड और चार्ज की नहीं जाएंगी, केवल क्लोजिंग जाएंगी। एक आईओडी के और कॉन्सेप्ट रह गया था इसके अंदर, है ना, एक आईओडी और रहेगा, आईओडी और बता दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से, उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट। समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट एंट्री आईओडी चार्ज करने की, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी, क्योंकि फर्म के लिए प्रॉफिट है ना। फिर इस आईओडी का क्लोजर करेगी, ये हो गई चार्ज करने की एंट्री। अब क्लोजिंग करने की एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, नहीं गलत हो गया, आईओडी अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी वजह से आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ जाएगा, तो आपका इस वाली एंट्री से क्लोजिंग से P&L एप्रोप्रिएशन में आईओडी आ जाएगी बाई आईओडी, ए बी सी, इस तरीके से बढ़ जाएगा, समझ गए। फिर आप इस एंट्री में देखो, आपका क्लोजर इसमें कहाँ है, ये रहा, आईओसी का क्लोजर ये रहा, टू आई ए बी सी। फिर इसके बाद इसका क्लोजर कहां से होगा बेटा, इससे होगा, टू पार्टनर सैलरी या कमीशन, ठीक है, जो भी होगा। मान लो ए का है तो एस कैपिटल, बी का है तो बीस, ठीक है भाई। और कौन सा अकाउंट रह गया, रिजर्व वाला रह गया, रिजर्व की एंट्री है टू रिजर्व। ये एंट्री पोस्ट हो रही है, उसका ध्यान से भी दे रही हो, उस पर क्या देख रही हो, ड्राइवर को मत देखो, नजारों का आनंद लो। जब हम कार करते हैं तो ड्राइवर अपनी ड्राइविंग करता है, ड्राइवर को कौन निहारता है, तो नजारे निहारते हैं, नजारे निहारो जो बोर्ड पे चल रहे हैं, जो चले जाएंगे फिर ये नजारे, पीछे का रास्ता छूट जाएगा पीछे। इसके बाद ये टोटल करेंगे दोनों तरफ का, फिर मैंने अभी बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट। ये आपको फॉर्मेट बता दिया कि कुछ बच्चों को ये नहीं रहता ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको पता रहे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इसको घर से तैयार करके आना, टू कैपिटल या करंट अकाउंट, ए बी सी, ठीक है साहब। फिर ये टोटल लग गया। ऐसी अगर लॉस आ रहा है तो ये वाली एंट्री बताई थी, बाई लॉस ट्रांसफर्ड, ये आपका मैक्सिमम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। आई थिंक समझ में आ गया होगा।